हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ये वीडियो नॉन मेडिकल और मेडिकल के लिए रेलेवेंट रहेगा। आई होप कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो हैं वो एमसीक्यूज टाइप फ्रेम किए हुए हैं, जिसमें उनको सॉल्व भी करेंगे और साथ में उनका कॉन्सेप्ट भी जानेंगे। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द म्यूचुअल अट्रैक्शन इज इक्वल टू एस्केपिंग टेंडेंसी बिटवीन एटम्स देन विच काइंड ऑफ मैटर इज फॉर्म्ड। ठीक है, सो बोला है कि अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन जो है एटम्स की वो इक्वल हो एस्केपिंग टेंडेंसी से, तो कौन सा मैटर फॉर्म होता है। देखो, पहले तो ये जान लेते हैं कि एस्केपिंग टेंडेंसी एंड म्यूचुअल अट्रैक्शन क्या होती है। सो एटम्स हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन, उसको हम बोलेंगे म्यूचुअल अट्रैक्शन, है ना। और एस्केपिंग टेंडेंसी का मतलब होता है कि दूर जाने की टेंडेंसी, मतलब दूर जाने की, किस फोर्स के साथ वो दूर जा रहे हैं। ठीक है, सो वो होता है। ऑप्शंस में आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट दिया हुआ है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो लिक्विड रहेगा। लिक्विड के केस में क्या होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन जो होती है, म्यूचुअल अट्रैक्शन इज इक्वल टू एस्केपिंग टेंडेंसी। मतलब जिस फोर्स के साथ एटम जो है वो पास आएंगे, उसी फोर्स के साथ जो है वो दूर भी जा सकते हैं। ठीक है, उसी फोर्स के साथ दूर भी जा सकते हैं। सो ये इसका आंसर होगा लिक्विड, है ना। अब हम सॉलिड और गैसेस के भी देख लेते हैं। सो सॉलिड के केस में क्या होता है, सॉलिड के केस में जो एटम होते हैं वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना। उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होता है। सो इस केस में म्यूचुअल अट्रैक्शन जो होती है वो ग्रेटर देन एस्केपिंग टेंडेंसी, मतलब म्यूचुअल अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है एंड ये ग्रेटर होती है एस्केपिंग टेंडेंसी से। दूर जाने की तो जो पावर है, दूर जाने की जो टेंडेंसी है एटम्स की, वो बहुत कम, जीरो होती है, एंड अट्रैक्शन जो होती है वो मैक्सिमम होती है। अगर गैसियस के केस में देखा जाए, गैसेस में, तो इनमें जो दूर जाने की टेंडेंसी जो है वो मैक्सिमम होती है एज कंपेयर टू म्यूचुअल अट्रैक्शन। ठीक है, तो आपने जॉन डाल्टन की थ्योरी भी पढ़ी होगी गैसेस के लिए। सो उसमें बोला है कि एटम जो होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, तो ये दूर जाने की टेंडेंसी इनमें ज़्यादा होती है। सो एस्केपिंग टेंडेंसी इज ग्रेटर देन म्यूचुअल अट्रैक्शन। ठीक है, अट्रैक्शन इनमें जीरो होती है एज कंपेयर टू गैसियस। एंड सॉलिड के केस में जो अट्रैक्शन, म्यूचुअल अट्रैक्शन जो होती है वो मैक्सिमम होती है एज कंपेयर टू एस्केपिंग टेंडेंसी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 300 केल्विन। अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 300 केल्विन है, देन व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो उस केस में अगर हमने टेम्परेचर सेल्सियस में निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ऑप्शंस में दिया हुआ है 33 डिग्री सेल्सियस, 127 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस एंड 273 डिग्री सेल्सियस। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब अगर टेम्परेचर में अगर टेम्परेचर जो है वो केल्विन में दिया हुआ है तो उसको सेल्सियस में कैसे निकालेंगे। अगर सेल्सियस में दिया होगा तो उसको केल्विन में कैसे निकालेंगे। तो देखो, इसके लिए एक इक्वेशन होती है, केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस। ठीक है, 273 डिग्री प्लस सेल्सियस। तो इसमें इस कन्वर्जन फॉर्मूले से जो है हम कन्वर्ट करेंगे। तो केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है, तो टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन, है ना। तो केल्विन की जगह हम इस 300 को अगर रखेंगे तो ये बन जाएगा 273 प्लस सेल्सियस। तो यहाँ से सेल्सियस कितना आ जाएगा, आप 300 से माइनस करोगे 273, तो यह आ जाएगा कितना, 27 इज इक्वल टू सेल्सियस। तो सेल्सियस कितना आ गया, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 27 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर होगा। सो इस केस में राइट आंसर जो होगा वो होगा 27 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो ऐसे आप इन टेम्परेचर्स को कन्वर्ट करते हैं सेल्सियस और केल्विन के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट इज 95। अब टेम्परेचर जो है इस क्वेश्चन में वो फ़ारेनहाइट में मेज़र किया हुआ है, 95 फ़ारेनहाइट। देन व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो इस केस में हमें बताना है कि टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होगा। आपके ऑप्शंस हैं 36 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस एंड लास्ट है 32 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है एंड ये दिया हुआ है 95। ठीक है, ये दिया हुआ है 95। देखो, इसका कन्वर्जन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F माइनस फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू C अपॉन 5। इस फॉर्मूले से जो है आप कन्वर्ट करोगे।
क्योंकि आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है और 95 है, तो इसकी वैल्यू को आप F की जगह पुट कर देंगे। -32/9 इज इक्वल टू C/5। सो यहाँ से ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 95 - 32 63 होता है, अपॉन 9 इज इक्वल टू C/5। ठीक है, सो ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये 7 आता है। और आप सेल्सियस को देखेंगे तो ये 5 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 7 के साथ ये आ जाएगा। सो ये जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आप ऐसे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ गैस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इज स्टेटेड बाय। ठीक है, बोलता है कि कांस्टेंट प्रेशर के केस में जो आपका वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। ये किसने कहा था? बॉयल्स ने कहा था, गेज-लुसाक ने कहा था, चार्ल्स ने कहा था, या एवोगैड्रो ने कहा था? सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स ने कहा था ये कि वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। ठीक है, अब हम बाकी जो दिए हुए नाम उनके भी जान लेते हैं कि उन्होंने क्या कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, सो इसको हम आगे देखते हैं। बॉयल्स ने जो लॉ दिया था वो दिया था प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर इस केस में कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट टेम्परेचर के केस में प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। ठीक है, तो ये बॉयल्स ने दिया था। आगे हम बात करें गेज-लुसाक की, तो उसने बोला था कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये बोला था गेज-लुसाक ने। ठीक है, लास्ट बचता है एवोगैड्रो, तो एवोगैड्रो को हम यहीं देख लेते हैं। तो इसने बोला था कि वॉल्यूम जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। सो ये बोला था एवोगैड्रो ने, है ना। तो ये चार गैस लॉज दिए थे, बॉयल्स ने, गेज-लुसाक ने, चार्ल्स ने एंड एवोगैड्रो ने। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 देन कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। ठीक है, सो अगर देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का मोलर मास दिया हुआ है 16, तो इस केस में हमें कैलकुलेट करना है वेपर डेंसिटी को। देखो डेंसिटी तो आप जानते हैं कि डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, एंड यूनिट्स देखें हम तो ये होता है ग्राम पर लीटर क्यूब। ठीक है, तो ये डेंसिटी क्या होता है। अब डेंसिटी जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी। ठीक है, एक होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी और दूसरी होती है वेपर डेंसिटी। दो टाइप की डेंसिटी होती है। अगर हम एब्सोल्यूट डेंसिटी की बात करें तो एब्सोल्यूट डेंसिटी जो होती है, थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेना, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। देखो एब्सोल्यूट डेंसिटी की बात करें तो उसको मेज़र किया जाता है D इज़ इक्वल टू PM/RT, मतलब प्रेशर इनटू मास एंड अपॉन रियल गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी को ऐसे मेज़र किया जाता है। अगर वेपर डेंसिटी की बात करें तो वो मेज़र किया जाता है मोलर मास अपॉन 2। अब आपको बताऊं कि जो हम बात कर रहे हैं वेपर डेंसिटी की, वो होता क्या है, वेपर डेंसिटी क्या होती है। सो वेपर डेंसिटी जो होती है ये एक्चुअली कंपैरिजन होता है किसी भी गैस का एज़ कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कि हाइड्रोजन जिस गैस की हम बात कर रहे हैं वो कितनी हैवी है हाइड्रोजन गैस से, उसको हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी उस गैस की। अगर ऑक्सीजन की वेपर डेंसिटी 16 दी हुई है तो आपने इसको डिवाइड करना है 2 के साथ। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है वो 2 होता है एंड ऑक्सीजन का मोलर मास 16 होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा। तो इस केस में वेपर डेंसिटी जो आएगी वो 8 आएगी। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला जो निकल के आया वो ये आया। ठीक है, फॉर्मूला जो निकल के आया वो ये आया, है ना। D इज़ इक्वल टू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन 2। ठीक है, सो आप इस फॉर्मूले से किसी भी गैस की जो है वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनल एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। इंटरनल एनर्जी 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज 1/3 mN U²,
2/3 PV, 2/3 RT या फिर 3/2 RT। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 3/2 RT, है ना, ये आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो ये हो गया 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए हो गया। अगर आपके पास n मोल दिए होंगे, n मोल्स ऑफ गैस, ठीक है, तो उस केस में हम इस फॉर्मूले को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो उस केस में हम ऐसे फिर कैलकुलेट करेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है, एक्सप्रेशन होता है इंटरनल काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। आगे देखो, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एन आइडियल गैसेस, ये किसके इक्वल होगा। देखो अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात करें तो उसका एक्सप्रेशन होता है Z इज इक्वल टू PV/RT। क्योंकि आइडियल गैस की बात हो रही है, ठीक है, तो आइडियल गैस की इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। ये होती है नंबर ऑफ मोल्स के लिए। अगर 1 मोल की बात करें, ठीक है, 1 मोल की बात करें तो यहाँ से जो n है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सो इस केस में PV जो होता है वो RT के इक्वल होता है। तो Z क्या आ जाएगा, PV एज इट इज़, और RT की जगह भी आप PV को रख सकते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर Z की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 1, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी जो है वो राइट आंसर हो गया, ठीक है। सो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी आई, 1 आई इन केस ऑफ आइडियल गैस, है ना। और रियल गैस के केस में जो है वो अलग अलग होती हैं। अगर हम उसको देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर ले, मैं उसको बताता हूँ। रियल गैस के केस में जो जेड की वैल्यू होती है या तो ग्रेटर देन 1 होती है या फिर लेस देन 1 होती है। अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो उस केस में जो डेविएशन होगा वो पॉजिटिव डेविएशन शो होता है, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन। अगर पॉजिटिव डेविएशन होता है तो यहाँ पर रिपल्सन होती है बिटवीन एटम्स, ठीक है, यहाँ पर रिपल्सन होती है गैसियस एटम में। अगर जेट लेस देन 1 होगा तो उस केस में नेगेटिव डेविएशन शो होता है ना। और क्या होता है, अट्रैक्शन जो होती है बिटवीन एटम्स, तो इस केस में अट्रैक्शन होती है। तो ये है रियल गैस के लिए, एंड आइडियल गैस के लिए आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी फॉर 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस, जिसमें आर की वैल्यू दी हुई है आपको, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं डिफरेंट, ठीक है, तो आपने इसका राइट ऑप्शन बताना है। देखो अभी हमने सेकंड लास्ट क्वेश्चन में देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी का जो हमने इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला जो देखा वो देखा था 3/2 RT, है ना। और n मोल्स के लिए देखा था तो यहाँ पे हमने n मल्टीप्लाई कर दिया था। तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस की एनर्जी की बात हो रही है जिसमें 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस है, तो मतलब n की वैल्यू कितनी हुई, 4 हुई, ठीक है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर दिया हुआ है 127 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो टेम्परेचर है ना इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो होता है यहाँ पे जो टेम्परेचर अप्लाई होता है वो टेम्परेचर केल्विन में कैलकुलेट होता है। तो अगर आपको मैंने फॉर्मूला भी बताया इसको कन्वर्ट करने का, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 273 + 127, तो ये आ जाएगा कितना, 400 केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर आ गया 400 केल्विन। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा कितना, 3/2 × 2, ठीक है। 2 इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होके आएगा कितना, 2 × 2 आ गया रियल गैस कांस्टेंट का, है ना, आर की वैल्यू आ गई, एंड टेम्परेचर की आ गई 400, एंड यहाँ पे एन की वैल्यू आ गई कितनी, ये आ गई 4, ठीक है, ये आ गई 4। अब 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो आपके पास बच गया। तो यहाँ से आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा कंप्लीट होके आएगा 4800 कैलोरी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द राइज ऑफ ए लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब्स इज ड्यू टू। सो कैपिलरी ट्यूब्स में जो लिक्विड का राइज होता है वो किसकी वजह से होता है, विस्कोसिटी की वजह से, डिफ्यूजन की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, या फिर ऑस्मोसिस की वजह से। सो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, सरफेस टेंशन की वजह से जो है कैपिलरी राइज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसियस ऑलवेज शो पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। सो पॉजिटिव डेविएशन मैंने अभी आपको बताया था कि जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। और इस केस में क्या होता है, रिपल्शन होती है, ठीक है, रिपल्शन शो होती है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन होता है।
सो ये शो करती हैं फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम में जो है वो रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्शन शो होता है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। एट व्हाट कंडीशंस गैस विल बिहेव आइडियल गैस, ठीक है। सो किन कंडीशंस पर जो कोई भी गैस है वो आइडियल बिहेव करेगी? हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, या फिर लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर इज जीरो, प्रेशर इज मैक्सिमम, या फिर बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर हाई। देखो इसका जो राइट आंसर रहेगा ना वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। टेम्परेचर तो देखो हाई चाहिए, प्रेशर कैसा भी हो सकता है, प्रेशर लो या हाई कुछ भी हो सकता है, बट टेम्परेचर ऑलवेज हाई चाहिए। सो इस केस में जो है वो गैस जो है वो आइडियली बिहेव करती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, द टेम्परेचर बिलो विच द गैस डज नॉट ओबे आइडियल गैस इक्वेशन इज। बोला कि किस टेम्परेचर के नीचे जाने से, किस टेम्परेचर पर नीचे जाने से कि गैस जो है वो आइडियली बिहेव नहीं करती है, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर, या फिर रिड्यूस टेम्परेचर। सो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो बॉयल्स टेम्परेचर है, ऑप्शन नंबर सी। बॉयल्स टेम्परेचर के नीचे बॉयल्स टेम्परेचर से नीचे जाने पर जो है वो गैस जो है वो आइडियली बिहेव नहीं करती है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर मोल्स? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, या फिर ऑल गैसेज हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। सो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी, ऑल गैसेज विल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो है वो काइनेटिक एनर्जी सभी गैसेज की सेम होती है। नेक्स्ट देखें 14th क्वेश्चन। इफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज 5 टाइम दैट ऑफ बी, व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ रेशियो ऑफ ए एंड बी? देखो देखो दोस्तों, यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूज़न की बात हो रही है तो हमें पहले इसका फॉर्मूला जानना पड़ेगा। ये होता है इक्वल R1 अपॉन R1, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ गैस 1 R1 एंड R2, रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ गैस 2 इज इक्वल टू √D2 अपॉन D1, इसके इक्वल होता है। जब आपको देखो आपको बोला है कि फर्स्ट गैस का जो रेट है वो 5 टाइम है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड का 1 मान लो, तो फर्स्ट का 5 हो गया। सो ये इक्वल आ जाएगा कितना, D1 अपॉन D2 के, सॉरी D2 अपॉन D1 के, ठीक है। सो ये आ जाएगा किसके इक्वल, D2 अपॉन D1 के इक्वल, ठीक है। अब आप यहाँ से अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको अंडर रूट हटाने के लिए आपको स्क्वायर करना पड़ेगा दूसरी साइड, तो ये आ जाएगा कितना 25 अपॉन 1 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1, ठीक है। सो आपने देख लिया कि D1 की वैल्यू आई 1 एंड D2 की वैल्यू आई कितनी 25, ठीक है। सो ये आ जाएगा कितना, तो यहाँ पे डेंसिटी की जो रेशियो आई वो आई 1/25, ठीक है। मतलब D1 रेशियो जो D1 अपॉन D2 जो आया वो आया 1/25, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ऐसे ही आप कैलकुलेट करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को, है ना। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो कि डेंसिटी के स्क्वायर रूट डेंसिटी के इक्वल होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको गिवन है, यहाँ से आप कैलकुलेट इस फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। सो ये थे 14 क्वेश्चंस जिनको हमने डिस्कस किया एंड इनके कॉन्सेप्ट भी जाने। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।